हम्म तो आज जो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पता है सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसी का एक टेस्ट आज सॉल्व कर रहे हैं। इस टेस्ट को लेने के पीछे बस इतना ही रीज़न है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है। लेटेस्ट जो क्वेश्चन एडिक्वेटिव पूछ रहा है 24 जुलाई 2025 शिफ्ट 2 के बेसिस पे टेस्ट बनाया गया है। तो ये अभी ज़्यादा रिलीवेंट दिख रहा है जो सिलेक्शन पोस्ट के हिसाब से है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ हिंदी कर लेंगे, ठीक। चलो फटाफट बिना देरी के शुरू करो। तो 10 का ये बाकी सब तो फॉर्मेट तो पता ही है कैसा फॉर्मेट रहने वाला है, वैसा ही फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट है उसमें कुछ करना नहीं है। तो 10 से यहाँ पे 4 ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे 8 ज़्यादा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो तो 16, फिर यहाँ पे कितना ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 38, 2, 32। अगर देखो यहाँ सबका डबल होता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी डबल होगा, यानी 64 प्लस होगा। इसका मतलब 64 इसमें प्लस करोगे तो 134 हो जाना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें क्या करना है, हाँ सबको जो है एक्सचेंज करना है ना। तो 9 यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या करने बोला, माइनस की जगह यहाँ बोला डिवाइड कर देने के लिए 1, फिर ये -10, फिर ये प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इंटू में हो जाएगा 2। इसका वैल्यू बताना है ना। तो जब इसको लिखेंगे ये 9 ही हो जाएगा, ये 10 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 10 कैंसिल आउट, तो सिर्फ 9 बचेगा। क्लियर। यहाँ पे क्या कहता है, ए और डी में क्या रिलेशन है देख लो। यहाँ पे डी से बी का रिलेशन देखना, मतलब सीधा डायरेक्ट से यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। तो डी का ई से क्या रिलेशन है, डी का ई से रिलेशन है डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी इज सिस्टर ऑफ ई। चलो इस तरह से हम इसको लिख लिए। अच्छा आगे बोला ई इज एफ, ई एफ का क्या है यहाँ पे, ई इज फादर ऑफ एफ, ई इज फादर ऑफ एफ, ई इज फादर ऑफ एफ, इस तरह से बोल सकते हैं। एफ और सी में क्या रिलेशन है, एफ और सी का रिलेशन है कि एफ इज डॉटर ऑफ सी, एफ इज डॉटर ऑफ सी। तो इसका मतलब ये फादर है, तो इसका मतलब ये इसका वाइफ हो जाएगा सी। डी@b मतलब सी जो है मदर है बी का, सी इज मदर ऑफ बी, इसका मतलब बी भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा है डी इज रिलेटेड टू बी, डी जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, तो देखो इसका फादर का बहन है, मतलब इसकी आंटी लगेगी, आंट लगेगी, है ना, बुआ लगेगी। क्लियर। 7 नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, अरेंज द गिवन वर्ड्स बाय डिक्शनरी एंड चूजन द वन डेट कम फर्स्ट, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा वो बताना है। तो GABI, आई और ई और बी और आई में कौन सा कॉमन है, पहले तो तुम्हारा पहले कौन सा आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए ना, तो पहले तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलुसिनेशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो लायन तो बन जाएगा, LON भी बन जाएगा, NION भी बन जाएगा। लोशन LOTION, यहाँ पे डबल ओ आ रहा है जो कि नहीं बनेगा। 61 67, क्या लॉजिक है यहाँ पे, 61 से 67 हो रहा है। 11 13 47 53, डिफरेंस अगर लेते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा डिफरेंस जब ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर मतलब लगातार प्राइम नंबर है, ये भी लगातार प्राइम नंबर है ना। 11 के बाद 13 आता है, 47 के बाद अगर प्राइम नंबर देखें 53, ये भी सही है, कंसेक्यूटिव है। 73 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, इसके बीच में एक और कंसेक्यूटिव नंबर आना चाहिए था 79, जो कि यहाँ पे गलत है। तो ये ऑप्शन शायद हो सकता है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का। यहाँ पे बताना है कि इस तरह से दिया हुआ है तो कौन सा फॉलो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम डिवाइड वाला उठाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड हो जाए इस जगह पे, मतलब क्यू की जगह अगर डिवाइड आ जाए तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व कर पाना, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो 15 अगर हम इसको लेते हैं -754 बाई 26, और आर का वैल्यू, आर के लिए क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाई 4, और एस के लिखना होगा 6 = 10। तो क्या ये 10 बनाएगा क्या, 26 से जब इसको कटाएंगे तो 26 से कटाओ तो 26, 26 दिया 78, नहीं 26 दूना कट जाएगा यहाँ पे 52, और फिर यहाँ पे 52 कट जाएगा मतलब 3, और यहाँ पे 2 23, और ये 4, तो ये कितना बार में ऐड जाएगा, 9 बार में दिख रहा है, हाँ 9 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 29 टाइम्स ये आ रहा है। तो 29 × 4, 29 और गुना 4 करेंगे, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 में, यहाँ पे ये तो नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा। और अगर अगला उला उठाते हैं ये वाला, इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ डिवाइड है, और फिर यहाँ पे प्लस करने के लिए बोला है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बोला है, तब ये आ सकता है। क्या कि यहाँ 6 चौक 24 हो गया,
ये 29 है और ये 15 है, ठीक है। तो 15 और ये हो गया 39 माइनस 29 इज इक्वल टू 10। हाँ, ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है मेरा, 4 नंबर, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक। कहता है यू आर प्योर वेजिटेरियन एंड हैव बीन इन्वाइटेड इन अ पार्टी वेयर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर आल्सो बीइंग सर्व। तो आप क्या कहिएगा इसमें से? कह रहा है मांसाहारी चीज़ों को खाने का धर्मोपदेश देंगे। नहीं, हम धर्मोपदेश देने गए नहीं हैं। मेज़बानी से मांसाहारी चीज़ों को ना परोसने के लिए कहा जाए। ना परोसने के लिए हम क्यों कहेंगे भाई, हमारा तो नहीं होगा, ये भी नहीं। ये 3 नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये क्यों, कौन सा छुट्टा था इसमें? तो हम लोशन टिक किए थे ना। 9 नंबर, लेटर LMNO मतलब 3 प्लस हुआ है तो यहाँ पर भी 3 प्लस होगा। पी के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? पी के बाद होना चाहिए यहाँ पर क्यू। नहीं, RST, ये तो नहीं होगा। देख ही लेते हैं, ठीक है। हम इसको देख ही लेते हैं कितना हो रहा है यहाँ पे। L 12 हो रहा है, 1 20 5 18 और यहाँ O 15 H 8 Q 17 और यहाँ पे D 4 I 9। तो क्या लॉजिक लग रहा है देखो, 15 से 18 का लॉजिक हमको दिख रहा है 3 आगे हो रहा है, ठीक है। अगर ये 3 आगे है तो यहाँ पे 3 पीछे हो गया, फिर ये 3 आगे हो गया, फिर ये 3 पीछे हो गया। अच्छा, 3 आगे 3 पीछे, मतलब कि पहले यहाँ पे देखो, ये जो 15 से यहाँ पे अगर देखें 12 से 9 हुआ, यानी माइनस में यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे प्लस में 4, फिर यहाँ पे 20 से 17 मतलब माइनस में 3 है ना, सॉरी 20 एक में यहाँ पे +3 है, मतलब -3 +3 -3 +3, ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। तो P होता है 16, तो अगर हम इसमें -3 करेंगे तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, तो 13 होता है M वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर R देखें 18, 18 में +3 करना है, 18 में +3 करना है, याद रखना, +3 करोगे मतलब 21 हो जाएगा तुम्हारा U वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखो, घोड़ा अगर अस्तबल में रहता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मतलब हॉर्स है स्टेबल में तो डॉग है कैनल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट ABCD इस तरह से दिया हुआ है। व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। अच्छा, मतलब ये 15वां लेटर, राइट से 15वां लेटर, अगर राइट से 15वां लेटर देखें हम यहाँ पे, टोटल यहाँ 26 लेटर होगा। 26 लेटर में 15 लेटर का माइनस कर देंगे, 15 लेटर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8वां लेटर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा? 9th लेटर हो जाएगा। 9th लेटर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 9th लेटर यहाँ पे क्या बना जाएगा? दाएं से 15वां लेटर, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मतलब L तुम्हारा 15वां लेटर है। अब इसके अक्षर से दाईं और 7वां अक्षर, मतलब इसके दाएं तरफ 7वां अक्षर, तो इसके अगर दाएं तरफ 7वां अक्षर देखा जाए तो यहाँ पे L 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर 7S हो जाएगा। इसमें सिर्फ काउंटिंग करना था। मेड को इस तरह से लिखा गया है, M होता है 13 को लिख दिया गया है, अरे यार 13 को लिख दिया गया है 14, A 1 है, A को लिख दिया गया 26, अपोजिट करते गया है तो तुम भी अपोजिट कर दो। O होता है यहाँ पे 15 का अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 वाला तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, मनोज रेशमा का जीजा है, ठीक है। मनोज जो है जीजा है रेशमा का। अगर रेशमा का जीजा मतलब रेशमा का मतलब बहन से, रेशमा की बहन होगी, उससे इसका विवाह हुआ है, ठीक है, तब ये इसका जीजा कहलाएगा। मीनू जया की पुत्री है। अच्छा, इसके बारे में तुमको पता नहीं है। अच्छा, ये दोनों का ऑप्शन देखो, रानी जो है मनोज का पुत्री है, ओके, रानी जो है इसका पुत्री है, रानी जो है इसकी पुत्री है, ठीक है। रानी जया से संबंधित है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन बचा रह गया, मिथुन 2 पुत्रियों का पिता है और मीनू जया की पुत्री है। अगर हम यहाँ पे मीनू कर दें और इसको जया की पुत्री बना दें, ठीक है, और मिथुन की 2 पुत्रियाँ हैं और जो कि जया से विवाहित हैं, उसका मतलब जया से जो विवाहित है वो मिथुन है, ठीक है, मिथुन जया से विवाहित हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये बना, तो रानी जो है वो जया से संबंधित है, रानी जया की पोती हो जाएगी, पोती, ये ऑप्शन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर गए 15 किलोमीटर गए, ठीक है भैया, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर, दाएं ओर मुड़ कर 20 किलोमीटर गए, फिर वह दोबारा दाएं ओर मुड़ता है 15 चलता है, फिर दोबारा हम दाएं ओर चले 15 मिनट चल गए,
और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इधर मुड़ जाएगा, मतलब 10 मीटर चल गया। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 20 ये और 10 ये 30 मीटर की दूरी पर। आप कई बार किसी राजनीतिक अभियान का आयोजन कर रहे हैं लेकिन आपको वहाँ के लोगों का सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में अभियान चलाना बंद कर देंगे क्या? नहीं। अपने विचारों को बदलकर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ऐसा तो नहीं करेंगे। अपनी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जीतने का दिलचस्प तरीका खोजेंगे। ये कर सकते हैं। राजनीति छोड़ देंगे, नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना। फिर भी एक बार इंग्लिश में भी देख लेना, इंग्लिश में क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ओड वन आउट देखना है, इसमें से ओड चुनना है, ठीक है। एल में यहाँ +2 हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। बी यहाँ पे +2, पी में भी यहाँ +2, सी में भी यहाँ +2, सब में +2 है, ओके, ठीक है। एन में यहाँ देखो तो यहाँ +4 हुआ है, ठीक है। डी में यहाँ पे देखो +5 हुआ है, पी में यहाँ +4, यहाँ पे भी +4 ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा है। इसको आगे चलो फटाक से। तो सेलेक्ट ओड, इसमें भी ओड ही देखना है हमको, कौन अलग है इसमें से, ठीक है। तो क्रो, स्पैरो, पैरट, ऑल अलग होगा। ऑल इसलिए अलग नहीं होगा कि रात में चलता है, क्योंकि ये इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि ये मांस खाता है, बाकी सब मांस नहीं खाता है। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देखो, जैसे तुमको के से एम तक जाना है, तो के से एम तक जाने में तुमको क्या क्या मिल रहा है ज़रा देखो। के से एम तक जाने में हमको ये और ये मिल रहा है, तो लॉजिक ये होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट होता है, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में तुमको ऐसा देखने के लिए मिला तो इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे, ठीक है ना। जैसे हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिला, इसका मतलब हम इसको मानेंगे, तो अगर इसको मानेंगे तो यहाँ पर तो इक्वल टू बराबर दे दिया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना है तब। इसी तरह आगे चलो, एन से एल चलो, एन से एल, अगर हम एन से एल चलेंगे तो एन की तरफ ये खुला हुआ बराबर है, फिर एम है तो एम और ये बराबर है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे एन की तरफ ये खुला हुआ बराबर होना चाहिए था, तो ये वाला तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है। पी से एन की तरफ चलते हैं, पी से एन की तरफ चलेंगे तुमको क्या क्या मिलेगा, पी की तरफ खुला हुआ मिलेगा, पी की तरफ खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर पी की तरफ बंद है, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गया, खुला हुआ भी है और बंद भी है, तो जब खुला हुआ बंद होगा तो नो रिजल्ट, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, जब ये दोनों फैमिली अगर टकराएगा तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं बनेगा। तो 3 ऑप्शन तो ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ, हमको चेक नहीं करना आगे। देयर आर 90 ट्रीज इन अ रो, लेमन ट्री इज़ 14th फ्रॉम द राइट एंड द मैंगो ट्री इज़ 23 फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, टोटल 90 ट्रीज़ हैं, जैसे मान लो इसमें 90 ट्रीज़ हैं, ठीक है, और लेमन ट्री 14th फ्रॉम द राइट, मतलब राइट से 14वें नंबर पे 14th नंबर पर है लेमन का ट्री और 23rd नंबर पर है मैंगो का ट्री। तो हाउ मैनी ट्रीज बिटवीन, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितना है, तो बस टोटल में माइनस कर दो ना, इसमें माइनस कर दो 23 और ये 14 को प्लस करके माइनस कर दो, तो 7 और यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर टीचर्स साइंस को इस तरह से लिखा गया है। देखो, हमसे पूछा है फादर का कोड क्या होगा, फादर इसमें है तो टीचर्स साइंस इसको हटाना पड़ेगा, टीचर्स साइंस इसमें भी है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। यहाँ पे 48 और हैच, 48 कॉमन आ रहा है, 48 अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब हैच बच रहा है, यानी कि हैच इसका हो जाएगा फादर का, ठीक। आगे 82, 36, 91, ठीक है। 82 का रिलेशन 36 से, मतलब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर भी हो सकता है। तो और क्या लॉजिक लग रहा है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 इन दोनों का माइनस करके 6 आएगा, तो उसी तरह यहाँ पर अगर इन दोनों का माइनस करो तो ये 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, यहाँ पे 64 मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे इस तरह से दिया हुआ है, देख लो एक बार इंग्लिश में भी। देखो, कहता है यहाँ पे 6 व्यक्ति है, अरे पेन कहाँ गया, एक तो मेरा ये सर्कल सही से नहीं बनता है, 1 2 3 4 5 6 आदमी बिठा दिए हम यहाँ पे इस तरह से। वाई एल या एक्स का पड़ोसी नहीं है, मतलब उसके बगल में नहीं बैठता है। डी एक्स के दाएं तीसरे स्थान पे, डी जो है एक्स के दाएं, देखो दाएं तीसरे स्थान पे बिठा दिए हम 1 2 3 नंबर पे, ठीक है। एल जो है डी के निकटतम बाएं है इसके जस्ट बाएं जो है एल है। के और वाई के बीच 2 व्यक्ति है, के और वाई के बीच में 2 व्यक्ति, मान लो अगर हम यहाँ पे के रखते हैं, कहीं पर भी के, मान लो हम अगर यहाँ रख देते हैं के, तो हमको वाई को यहाँ रखना पड़ेगा, है ना, के वाई को यहाँ रखना पड़ेगा।
एक चीज़ यहाँ बोला था y जो है वो l या x का पड़ोसी नहीं है, मतलब ये जो है y ना तो l का पड़ोसी ना x का पड़ोसी, नहीं, बिल्कुल सही जगह पर उसको रखे हैं हम तब। ठीक है, तो बचा हुआ कौन सा, तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा k के विपरीत में कौन सा है, k का उल्टा कौन बैठा है, k का उल्टा y बैठा है, k का उल्टा कौन बैठा है, y। तो बस यहाँ पर ये ऑप्शन। आगे देखेंगे EYGLFXHK, EFG, तो यहाँ पे H वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा लग रहा है यार हमको। ठीक है, इस समय +1 हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ WX है, फिर यहाँ Y है, मतलब ये -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी होगा। HV वाला ऑप्शन एक ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक, आज का पेपर क्या ईजी है क्या, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसमें क्या लॉजिक रख रहा है, JKLM दिख रहा है, दिखते हुए दिख रहा है हमको यहाँ पे, JKLM, फिर JKLM, फिर JKLM, हाँ यही तो हो रहा है, KKJL, एक ही ऑप्शन। आगे न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश है, न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश रहता है, तो संसद का हेड कौन हो जाएगा, संसद का हेड यहाँ राष्ट्रपति दिख रहा है। नेक्स्ट खत्म हो जाएगा ना। भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार, पोंगल तमिलनाडु में, क्या है कि महाराष्ट्र में तो नहीं होता है ना, महाराष्ट्र में नहीं होता है। पोंगल क्या है, मकर संक्रांति का एक अदर नाम है जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 118वां रैंक पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, टोटल 7 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, यानी 17 है। 18 में तो बोला गया ना कि मतलब कि 18 में क्या बोला गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब कि जो भी तुम उपाधि है उसका अंत हो जाता है, उपाधि नहीं रख सकते हम। आर्टिकल 20 में क्या बोला है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपराध से संरक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, और 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से कौन श्वेत हाथी का, श्वेत हाथी मतलब वाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ कौन है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में छलांग लगाता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हर एक्शन का उल्टा होता है, तो ये नाव वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी कहाँ है, तो महेंद्रगिरी पता है ना, उड़ीसा में है। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सीईसी कौन थे, तो सीईसी तभी ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यार ये नहीं मालूम है हमको। आगे देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल ऑयल, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र में हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का पुस्तक है, सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करना, नहीं ये नहीं है। रक्षा बल का प्रबंधन, ये भी नहीं है। भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय विकास रणनीति, हाँ ये चीज़ है, क्योंकि जो पहले पंचवर्षीय योजना चलता था ना, वो इसी के द्वारा बनाया जाता था, किसी सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर संचालन को सरल करना, जीएसटी, हाँ उसी के लिए तो लिया था, कर मतलब कि टैक्स को ईजी करने के लिए बनाया गया था जीएसटी को। यही होगा यहाँ पे, बाकी सब तो नहीं लग रहा है हमको। आगे देखो, अमीबा के स्यूडोपोडिया मतलब क्या, स्यूडोपोडिया मतलब देखो, अमीबा जो होता है उसमें देखो, जैसे अमीबा में ना इस तरह से निकला हुआ होता है, देखिए इसे बना रहे हैं हम, जैसे ये मान लो इस तरह से अमीबा में ये इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये क्यों उसमें डेवलप किया गया होता है, तो ये इसलिए डेवलप किया गया ताकि वो फूड को सेंस कर सके, नहीं कैप्चर कर सके, हाँ ये तो होगा। मूवमेंट ओनली, अरे नहीं, कैप्चर है मूवमेंट दोनों होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, आगे चलें। रसीदी टिकट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, पहली बार पर सुन रहे हैं यार इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व, हाँ लॉरेंज कर्व के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब पूछा है। 2 तरह का कर्व याद कर लो, ठीक है। एक है लॉरेंज कर्व जो कि इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ या इनकम के बारे में दिखाता है, और एक है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फिलिप्स कर्व। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कौन बनाया था यार, कुसान। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नहीं मालूम है यार इसका। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर्स ऑफ, अच्छा ब्रिक्स में अभी देखो टोटल 10 मेंबर कंट्री बन चुके हैं। 10 मेंबर कंट्री में पहले से तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था ही। उसके बाद अलग से इसमें जो एड हुए हैं वो याद रखना, इजिप्ट ऐड हुआ है, इथियोपिया,
ऐड हुआ है, यूएई ऐड हुआ है और ईरान ऐड हुआ है। तो 5 4 9 हो गया और इंडोनेशिया लेटेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है, टोटल 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस एंड मीमांसा सूत्र, मीमांसा दर्शन जैमिनी। यार जीके आसान था यार आज। ब्रिक्स इज द इम्पोर्टेंट टू ग्लोबल इकोनॉमी, विच वाज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स इज करेक्ट। बताओ ब्रिक्स के बारे में। विश्व की जनसंख्या 40% अधिक रहता है। नहीं यार इसका नहीं पता है, नहीं बता सकते इसमें। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल क्षेत्र से, तो सबको पता होगा। कौन सा अम्लों को बेअसर करके दांतों के क्षय को रोकता है? टूथपेस्ट। मार दो यार, टूथपेस्ट मार दो। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है ना, दूसरा में औद्योगिकरण आता है, तीसरे में तुम्हारा फिर जो है क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र आता है। तो यही होगा, कृषि होना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि तुम जो है मतलब कि सेक्स, कास्ट, रेस, इन सब के रिलीजन सब पे आधार पे तो है तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 बोलता है। 16 में तो अपॉर्चुनिटीज़ टू गवर्नमेंट जॉब्स, इसके बारे में बोला गया। 17 तो अभी 17-18 पीछे बता चुके हैं। संघ, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इन सब की सूची जो है 7वीं अनुसूची में डाला गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची सब 7th शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया। मैथ्स में आओ, इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। यूजुअली रवि स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, करो। देखो 70% ऑफ इनकम को वो खर्च करता है, मतलब अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वो 70% खर्च कर दे रहा है। तो उसके पास देखो ये चीज़ होता है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है तुम्हारा सेविंग। तो सेविंग 30 का सेविंग, इनकम 25% बढ़ा दो, ठीक है, और खर्च जो है 10% बढ़ा दो। तो जो उसका बचत है वो कितना हो जाएगा? यहाँ अगर ध्यान से देखें, इसको जब घटाएंगे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा घट करके यहाँ पे? 7 8 7 15 85 और 48। तो यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है? कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है? कुछ गड़बड़ की है क्या? कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं, देखते हैं। 18/30 इंटू 100, 0 0 खत्म, 3 से 6 बार, मैंने 60% का इंक्रीमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पे। चलें आगे। 2052 की राशि को एक्स वाई इस तरह से विभाजित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो इंग्लिश में, सॉल्व करेंगे हम हिंदी में, ठीक है ना। देखो वाई एक्स का हिस्सा और वाई जेड का हिस्सा, मतलब एक्स का रेशियो वाई और जेड से, ये तुमको 5/13 दिया हुआ है। दूसरी चीज़ हमको ये बोला है जेड का और एक्स वाई से, जेड का एक्स वाई से, ये हमको पता है 7/20। ठीक है, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों कर मिला दें तो एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएगा। तो इसका मतलब तीनों मिला के यहाँ पे 18 हो रहा है और यहाँ पे तीनों को मिला के 27 हो रहा है, जो कि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो जब इसको इक्वल करो, 27 से 2 में गुना कर दो, 18 से 3 से गुना कर दो। तो जैसे ही जब गुना करने जाएंगे तो इसका जो रेशियो बन जाएगा वो 15/39 बन जाएगा और इसका रेशियो बन जाएगा 14/40 बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि y का हिस्सा कितना है, तो y का हिस्सा बताना है। तो y का पहले तुमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू निकालने के लिए इसमें z का वैल्यू बता दो, z का वैल्यू रखोगे, ठीक है, यानी कि y प्लस z जो है तुमको 39 मालूम है। ठीक है, और z तुमको पता है कि 14 है। तो अगर इसमें से 14 घटा दें तो यहाँ हमको y का पता चल जाएगा। y का पता चल जाएगा कितना, देखो यहाँ पे 25, y का वैल्यू आ जाएगा 25। y का वैल्यू अगर 25 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो 2052 था, 2052 ये टोटल है। और टोटल हम कितना मान के चले हैं? 27 गुना 54, ये टोटल माने हैं 54। तो ये 54 का वैल्यू हमको बताना है, 25 का वैल्यू, बस ये सॉल्व करना है हमको। 9 से कटता हुआ दिख रहा है, 9 दूना 18 बच गया, 2 9 दूना 18 बच गया यहाँ पे 7 9 8 72, 9 6 54, फिर 6 से कट जाएगा, 6 4 24, यानी कि 6 3 18 6 48, यानी कि 36 इंटू 25 कर दो। 25 तिया 75 750, 25 6 150, 25 6 150। कुछ गड़बड़ किए क्या? 25 तिया 75, क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे यार 6 8 48 होता है ना, गड़बड़ कर दिया। 6 8 48, 25 तिया 75, 25 8 200, तो हो जाएगा यहाँ पे 950 आंसर। ठीक, आगे देखो, बहुत समझा के सॉल्व कर रहे हैं। अभिजीत और सौरभ जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। पीयूष और सौरभ जो है 20 दिन में कर पा रहा है और अभिजीत और पीयूष जो है वो 10 दिन में कर पा रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 15 चौके 60, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6।
पीयूष अकेले कितने दिनों में कार्य कर पाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे तीनों को जब मिला दोगे तो यहाँ पे 2A 2P 2S हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ मिलाओगे 6 4 3 7 6 13, तो अगर हम एक सिंगल का निकालेंगे A + P + S तो वो हो जाएगा इतना। अब हमसे पूछा है इसमें पीयूष के बारे में। अगर हमको पीयूष के बारे में पूछा है तो पीयूष के बारे में अगर पूछा है तो A और S को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तुम A और S को माइनस कर दो तो ये तुम्हारा P का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब 8 5 यानी 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 से तुमको ये 60 काम करवाना है, यानी 60 काम करवाना है 5/2 से। तो ये हो जाएगा 12 12 दूना 24 दिन लग जाएंगे इसको टोटल, ठीक। आगे दो वृत्तों की त्रिज्या इस तरह से उभयनिष्ठ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हमको। ये मान लो कैपिटल R, ये मान लो स्मॉल r, ये मान लो यहाँ पे तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब तुमको TCT का लेंथ देख रखा है, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। तो इसको ये देख रखा है तुमको 6 सेंटीमीटर, तो इसके बीच का डिस्टेंस मतलब D बताना है। तो TCT का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है D², ठीक है, माइनस R। अगर TCT पूछता है तो हम यहाँ पे प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा TCT का फॉर्मूला। तो बस यहाँ पर रख दो यहाँ पे। अब स्क्वायर को जब इधर कर देंगे, ये जब रूट को इधर कर देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 बोल सकते हैं। D² तो हमको यहाँ फाइंड आउट ही करना है। R + R यानी कि इन दोनों को जोड़ दो तो 4 4 8 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64। तो 64 जब उधर कर देंगे तो D² का वैल्यू आ जाएगा 100 और D का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10। सवाल खत्म। 4 sin² इस तरह से दिया हुआ है तो cos² थीटा + sin² थीटा बताना है, ठीक है। तो sin² थीटा = 1/4 आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे sin थीटा देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 कितना डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, थीटा का मान 30 डिग्री। तो cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर प्लस tan 30 होता है √3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 4 3 12 3 15 15/4 गड़बड़। अच्छा cos 30 डिग्री और अरे यार tan 30 1/√3 होता है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम, तो 1/3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 3 9 12 हो जाएगा LCM, और यहाँ पे 9 + 4 9 4 13/12 आंसर होना चाहिए यहाँ पे ना, 13/12। आगे देखो 26 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर लंबाई के दो समानांतर जीवाएं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है जैसे कि एक मान लो कि एक सर्कल है, इसमें मान लो कि दो जीवाएं सेम लंबाई की हैं, सेम लंबाई के हैं, तो इसका मतलब सीधा सा बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों जीवाओं के बीच का हमको मतलब कि लेंथ बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना का ये डिस्टेंस है। अब देखो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, अगर इस जीवा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जैसे ही ये लाइन खींचे तो ये इसको हाफ हाफ कर देगा, मतलब 5 5 कर देगा, ठीक है। 26 सेंटीमीटर व्यास है, अगर 26 व्यास है तो इसका जो यहाँ पर रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 26 का आधा। अब देखो पता है 5 13, तो इसका ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट 5 12 और 13। इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है ये चीज़ 12 होगी, अगर ये चीज़ 12 होगी तो ये भी 12 होगी, तो 12 12 24 हो जाएगी। देखो यहाँ बोल रहा है 16 घंटे में पहले कोई दूरी तय कर पा रहा था, जब उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो वो 14 घंटे में तय कर पा रहा है सेम डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस दोनों जगह पे इक्वल है। तो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले का जो स्पीड होगा मान लो x है, x के स्पीड से उसको 16 घंटे लगे थे, लेकिन अब जो बोलता है उस x को 5 बढ़ा दिए तब जाके उसको 14 घंटे लग रहे हैं। बस ये चीज़ को तुमको बस सॉल्व करना है। तो 16x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 14x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 70। तो यहाँ पे जब 2x बराबर देखेंगे तो 70, इसका मतलब x का मान आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसका जो स्पीड था पहले वाला वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है तो 35 × 16 कर देंगे, 35 × 16 कर देंगे, 16 3 48 यानी 16 5 80 यानी हो जाएगा 560। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया। ए बी किसी काम को 8 दिन में कर दिया, बी सी किसी काम को 12 दिन में कर दिया, ए बी सी तीनों मिल करके 6 दिन में कर पा रहा है। तो जब इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 24 आ जाएगा, 8 या 24 12 24 6 24 ये आ जाएगा। ए सी मिल करके कितने दिनों में पूरे काम कर पाएंगे, ए और सी। तो इसके लिए हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए होगा ना, ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए होगा। तो देखो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ ए बी घटा दें, इसमें से ए बी का एफिशिएंसी मतलब अगर हम 3 घटा दें तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर हम बी सी घटा देंगे
BC 2 है, अगर BC घटा देंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमसे ये पूछा है इन दोनों को मिला कर मतलब 3 के स्पीड से 24 काम करवाओगे तो 8 दिन लग जाएगा, सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा बराबर 1/2 है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो फिर से वैसा ही सवाल आ गया ना, इसके पहले वाला भी तो वही था ना। तो यानी साइन यानी कि थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री हो जाना चाहिए, है ना। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू तो सबको पता होगा, √3 होता है। ये देखो x, अगर हम इसमें x से भाग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये होता है x -8 - 1/x बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे x - 1/x बराबर हो जाएगा 8। हमसे यहाँ स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो जब ये n होता है और जब यहाँ पे प्लस में निकालना होता है तो प्लस वाले का वैल्यू क्या निकलता है, प्लस वाले का वैल्यू निकलता है 8² + 2। माइनस से जब प्लस वाले का वैल्यू में जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाता है, तो 64 2 66। ठीक है, आगे सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस चेक कर लो ना कौन इसमें से विभाजित हो जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या मान लो हम 120 उठाते हैं, 120 उठाएंगे तो हमारा 48 से भाग इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, 48 से भाग नहीं लग रहा है। 240 में देखो 48 से भाग लग रहा है क्या, 8 6 48, 8 से भी भाग लग रहा है। हाँ, ये इसमें 48 से भाग लग जा रहा है, 60 से भी भाग लग जा रहा है, 24 से तो भाग लग ही रहा है, मतलब यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7 संख्याओं का औसत जो है वो 53 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दे। प्रत्येक, ये वाला सवाल पिछले बार भी आया था, प्रत्येक संख्या में अगर 7 जोड़ देंगे मतलब एवरेज में भी 7 जोड़ रहे हैं हम, और क्या, तो टोटल यहाँ पे एवरेज जो होगा वो 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत, मतलब इतना रुपया खर्च हो रहा है। तो पेंट जब भी किए होंगे तो उसका सरफेस एरिया को पेंट किए होंगे, तो जो जितना रुपए है उसको तुम सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा आ जाएगा प्रति सेंटीमीटर पेंट की लागत। तो 21,560 रुपये हम लगा रहे हैं, और जो इसका सरफेस एरिया है तुम्हारा 4πr², एक गोला है ना, गोला का क्या होता है 4πr², तो 4 × 22/60 × r²। तो ये तुम्हारा व्यास है, तो जब इसको r निकालोगे तो 7 × 7 × 7 आ जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 7 से कटना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 7 या 21, 7 या 56 0, फिर 7 से ये भी कटेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 0, फिर 22 से ये 2 बार में कट जाना चाहिए। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 पंचे 20, अरे 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 क्या गड़बड़ कर रहे हैं। 4πr, अरे 4πr² होगा ना, ये गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गया, क्या गलती कर देते हैं बार बार हम। इसको थोड़ा ढंग से करो, 22/7 × 7 × 4πr² होता है, हम क्यूब कर रहे थे। तो 7 से कट जाएगा 7 या 21, 7 चौके 7 या 56 0, फिर यहाँ 7 से कट जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 0, फिर 22 से कट जाएगा यहाँ पे 20 बार में, फिर 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो और 7 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, 7 5 35 आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे थे हम यार, हट। 7 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 2:7 है। देखो ये मान लो प्रेजेंट एज है, अगर इससे हम 7 साल पहले जाएंगे, 7 साल पहले अगर जाएंगे तो 2:7 में है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात इसका 3 और 8 है, वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का है। जब डिफरेंस सेम है तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिर्फ 1 बढ़ रहा है, और इस 1 बढ़ने का पीछे रीज़न है 7 साल। इस 1 बढ़ने का रीज़न है 7 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7 साल। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 साल है तो प्रेजेंट एज जब निकालोगे तो यहाँ 7 या 21 और 7 या 56, यानी ये प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो बोल रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 25 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यानी 60 और अच्छा जोड़ना नहीं है, क्या पूछा है हमसे, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है। तो बचे 25, 5 से 12 बार में, 5 और 12 हो जाएगा अनुपात। आगे, किसी वस्तु को 7,500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 0 0 हटा देते हैं, 750 और 725। तो अगर ऐसा पूछे कि कोई एक कॉस्ट प्राइस था इतना में बेचने पर, अच्छा उल्टा लिख दिया हम, 725 इधर लिखना पड़ेगा, 750 इधर लिखना पड़ेगा। इतना बेचने पर लाभ जो हो रहा है, यानी यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है ये इस लॉस के इक्वल है। तो जब प्रॉफिट लॉस के इक्वल होता है तो सीधा हम लोग यहाँ पे इसका एवरेज निकाल देते हैं, वही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। 750 और 725 इसका एवरेज डायरेक्ट निकाल दो, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो 1475/2, जब इसको भाग लगाएंगे तो 737 ये हो जाएगा, 737, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना हमेशा एवरेज निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस निकाल देता है। ठीक, आगे चलो।
देखो आदमी जो है 6% प्रतिवर्ष के दर से इतना परसेंट की दर से, अच्छा 6 वर्ष में 6 साल है और इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज में क्या बताए थे, सीधा जो है तुम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 में 14 15/2%, नहीं जब इतना मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो इतना परसेंट आ जाएगा। तो 2 तिया 6 यानी 15 तिया 45% का वो इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है 6 साल के बाद उसका राशि मतलब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट मतलब क्या, ये अगर ये 100% पहले प्रिंसिपल रहा होगा उसमें 45% ऐसा ही मिला दो तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 145% हो जाएगा। और क्या, अब ये 145% किसका 145% निकालना होगा। तो जो मेरा पहले से प्रिंसिपल है मेरे पास 65,000 का 145%, ये मेरा आंसर है। तो अब इसको गुना कर दो। पहली बात तो ये 25 यूनिट डिजिट 5 और लास्ट में 0 होगा, यूनिट डिजिट 5 और लास्ट में 0 होगा, 5 और लास्ट में 0 ये सब में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सोचो कि 65,000 मेरा सिर्फ प्रिंसिपल है तो अगर अमाउंट निकालना तो 65,000 से ज़्यादा ही होगा ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में फंस गए हम। अब ये दो ऑप्शन में फंसे, गुना करना पड़ेगा, या तो गुना कर लो या तो मल्टीपल देख सकते हैं। क्या मल्टीपल देख सकते हैं हम, 13 का मल्टीपल देख लो। क्या है कि ये 13 × 65 है, 13 का मल्टीपल देखो 53 52 93 91, जैसे 91 बचे यहाँ पे 3, 13 दूना 26 बचे यहाँ पे 6, 13 × 65। हाँ ये 13 से कट रहा है तो ये 13 से नहीं कटेगा, 13 से 91 यहाँ 4 बचेगा, 13 से 52 39 यहाँ 9, हाँ ये नहीं कट रहा है। तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे मेरा बनेगा। मल्टीपल चेक कर लिया, अदरवाइज़ गुना भी करना पड़ता है। और क्या, देखो चोर पुलिस वाला इतना बार बता चुके हैं ना 2 बजे कार चुराया, 2 बजे का टाइम था जब उसने कार चुराया है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। 3 बजे मतलब चोरी का पता चलता है 3 बजे, मतलब अगर चोरी का पता तुमको 3 बजे चला है तो इस 1 घंटे के बीच में वो 70 किलोमीटर भाग चुका है। क्या एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर भाग चुका है। मालिक जो है दूसरी कार से 105 की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। अब वही बात, अगर 105 की स्पीड से पीछा कर रहा है उसका रिलेटिव स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो चोर भागा था 70 की स्पीड से और अब जो यहाँ से भागना स्पीड यहाँ से भागना शुरू किया है 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसका मतलब 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है मतलब उसका जो मालिक जो है उसको पकड़ने के लिए भागेगा। तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 घंटा लग जाएगा ना। तो मतलब 2 घंटा बाद जो है अब यहाँ से 2 घंटा बाद उसको पकड़ लेंगे, यानी कि 5 बजे हम उसको पकड़ लेंगे। तो ये बहुत आसान सा सवाल था चोर वाला। संख्या जो है 666 से विभाजित करने पर भागफल 200 और 100 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब 666 से किसी संख्या को तुम भाग करते हो तो भागफल जो है वो 200 आ रहा है और जो शेषफल है वो 100 आ रहा है। तो हमको पता है x का मान जब निकालेंगे तो 666 गुना विथ 200 और प्लस विथ 100, इतना मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कभी होगा क्या, ज़रा सोचो तो। यूनिट डिजिट अगर देखने जाओ तो ये तो ऑप्शन कभी होना नहीं है। ठीक है, बाकी बचे ये 3 ऑप्शन। अगर हम इसको गुना यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो 2 0 तो फिक्स है, 6 दूना 12। ठीक है, अब 12 में इस 1 को जोड़ना होगा, मतलब 2 में 1 को जोड़ना होगा, यानी 3 यूनिट डिजिट यहाँ पे 300 आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, तो यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व किए। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मतलब सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस इधर ले आओ, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो तुम्हारा x/27 आ जाएगा। मतलब ये है कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्या, खरीदने वाला x में खरीदें 27 में बेचे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे 35% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 35% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि 100 का सामान को हम 135 में बेच रहे हैं, 100 का सामान को 135 में बेच रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये चीज़ यहाँ पे 5 गुना दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे 5 गुना रहा होगा। अगर ये 5 गुना रहा होगा मतलब ये 20 रहा होगा। सवाल ख़त्म। बहुत आसान सा सवाल था, है कि नहीं। आगे देखो, ये चीज़ है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 42 डिवाइड विथ 3। ठीक है, तो इसको डिवाइड ही कर लो ना, यहाँ पे 14 हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो 6 7 42, तो 7 7 यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 को डिवाइड करना है 2 ऑफ 7 से, मतलब 14 से ही डिवाइड करना है। तो 14 से ही डिवाइड करना मतलब 1 हो जाएगा। और क्या, 14 एकम 14 यानी 14 1 14। बहुत आसान सा सवाल था ये तो। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस तुमको देकर रखा है 550 है, ये मार्क किया हुआ प्राइस है। इस पर 40% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है। अगर मान लो 550 रुपये का मार्क्ड प्राइस है, 40% के डिस्काउंट के साथ बेच दिए तो बेचे कितने में है। हम जो उसको अब सेल कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं 60% पे, हमने 60% पे सेल कर दिया
तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 100% अधिक है। मतलब ये जो माल है, ये जो दाम है ना, ये 100% ज़्यादा है। अगर हम इसको 100% ज़्यादा बोल रहे हैं तो बताओ 100% का वैल्यू मतलब कि क्रय मूल्य कितना 100% है ना। तो इसका वैल्यू बताना, बस ये एक लाइन में सॉल्व हो गया है कि नहीं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, और 11 से ये 5 बार में 50 बार में कट जाएगा, फिर 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 30 और 10 गुना हो जाएगा, मतलब 300 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना इजी सवाल है यार, आज मैथ भी बहुत ईजी है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में इतना हो जा रहा है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ठीक है, यानी कोई प्रिंसिपल था, सबसे पहले वो 650 हो गया, फिर बोलता है, यानी ये 1 साल का बात है, फिर बोलता है 2 साल के बाद, मतलब कि यहाँ पे फिर से ये 1 साल का हुआ हुआ गैप, यहाँ फिर से वो 1 साल का गैप हुआ होगा, यहाँ पे 676 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे हमको दिख रहा है, हमको 26 का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है, 26 का इंक्रीमेंट दिख रहा है 1 साल में, 26 का इंक्रीमेंट दिख रहा है कितने पे, 650 पर, ठीक। तो ये कितना परसेंट के बराबर है, यहाँ देख लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 13 5 65, 13 दूना 26, और फिर 5 से कट जाएगा 2 बार, यानी 4% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 4% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 25 का सामान 26 हो रहा है ना, 25 का सामान 26 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी 25 का सामान जो है वो 26 हुआ होगा, मतलब 26 का सामान इतना है तो 25 का मान यहाँ बताना होगा तुमको, ठीक है। तो 26 का वैल्यू अगर तुम्हारा 650 यानी 650 जो है वो तुम्हारा 26 का वैल्यू है, तो 25 का वैल्यू बता दो, तो कटा दो, 13 26, 13 5 65, फिर ये 2 से कट जाएगा, नहीं 25 बार 25 25 625 आंसर आ जाएगा। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम इसको x बोल देते हैं, इस वाली चीज़ को x बोल दो, इस वाली चीज़ को y बोल दो। तो बेसिकली ये तो हाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बोल सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यानी कि a प्लस बी और फिर a माइनस बी, तो b के जगह पे लिखना होगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पे y हो जाएगा, और नीचे हम बोल सकते हैं a इंटू बी। क्लियर है, ख़त्म यहाँ पे। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ तुमको, ये दिखेगा वाई वाई कैंसिल, और ये दिखेगा तुमको यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे दिखेगा 2x इंटू यहाँ दिखेगा 2y बटे यहाँ पे x इंटू वाई, तो वाई वाई खत्म, एक्स एक्स खत्म, 2 दूना 4 आंसर। एक्स वाई और जेड का योग यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये तुमको 100 दे के रखा है, ठीक है। x और y का औसत 40 है, अगर औसत 40 है तो इसका मतलब जो इसका योग होगा 2 से गुना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और y और z का औसत जो है तुमको 50 है, मतलब कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा x प्लस 2y और प्लस हो जाएगा z, ये नहीं कि ये चीज़ हो जाएगा, है ना। अब जब देखो यहाँ पे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हमको 80 ज़्यादा दिख रहा है, ये इससे 80 ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर ये हमको y ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब y का ही वैल्यू हमको 80 रुपया 80 जो है यहाँ पे ज़्यादा है। क्लियर, आगे एक निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस अनुपात में बांट दिया गया है, लेकिन गलती से उसको इस अनुपात में बांट दिया। अच्छा, मतलब ए बी सी 3 आदमी था, पहले बांटना था हमको 2 5 7 के अनुपात में, लेकिन हम गलती से बांट दिए हैं 5 2 7 के अनुपात में। यहाँ पे बी को हो गया हानि, तो वही पूछा है कि इस प्रकार 150 रुपये की हानि हो गई है बी को, ठीक है। तो यहाँ पे हानि हमको 3 का दिख रहा है, यहाँ पे जो हानि दिखा हमको 3 का, लेकिन इसी 3 का मान हमको 150 बोला कि 150 का हानि हो गया, यानी 50 गुना हानि हमको दिख रहा है। तो राशि कितना था, तो राशि जब निकालेंगे तो 5 2 7 7 14, तो 14 का राशि 50 से गुना, तो यानी 700 राशि रहा होगा। क्लियर है, आगे चलो अब इंग्लिश पे आ जाते हैं, टाइम अभी बहुत है, 14 मिनट टाइम है, आराम से पढ़ के सॉल्व करो। सबसे पहली बात, कोई भी सेंटेंस डैट एल्दो से तो स्टार्ट होगा नहीं, मतलब बी तो ऑप्शन होना नहीं है, ठीक है। कंसिस्ट्स ऑफ, अच्छा दे आर, तो ये पहले ही दे के बारे में बोल कर, मतलब दे कहीं न कहीं पहले तो यूज आया होगा ना, पहले दे कहीं न कहीं आया होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना है। कंसिस्ट्स ऑफ 1 और मोर, ये भी नहीं आएगा, तो ये 3 ऑप्शन तो पहले स्टार्टिंग में होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, सीधा इसको टिक करो, इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है। आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पेसिमिस्टिक, मतलब क्या बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचना। द कंपल्सन्स ड्राइविंग मिस्टर बाइडन्स ट्रिप टू वेस्ट एशिया हैव बीन, ये क्या है, प्रेवलेंट एविडेंट एविडेंस हैव बीन,
एविडेंस तो नहीं होगा। अच्छा प्रिवलेंट, देखो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, क्या कि यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे एविडेंट या फिर प्रिवलेंट ये होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे। ट्विस्ट समवन्स आर्म, किसी का तुम हाथ मरोड़ दिया, मतलब बोल रहा है कि भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा, है ना। हाथ मरोड़ के नहीं बोलते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब किसी का हाथ मरोड़ के बोल रहे हैं भैया तुम ये काम करेगा कि नहीं करेगा। पहले वो मना करा था, लेकिन अब तो वो तैयार हो जाएगा ना, हाथ मरोड़ देंगे तो। ही रेयरली नेवर गोज, अरे रेयरली और नेवर एक साथ नहीं, देखो ये याद रखना, कभी भी रेयरली और नेवर एक साथ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव सेंस देता है, ठीक है, इसलिए ये एक साथ नहीं होना चाहिए। पीपल शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स डैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। मेडल मतलब क्या, मतलब कि टांग नहीं अड़ाना चाहिए जो तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरफेयर होना चाहिए। आगे देखो, देयर आर ऑल्सो डीप कैनान्स, कैनान्स होगा, डीप कैनान्स मतलब होता है गहरी घाटी, कैनान्स मतलब होता है घाटी, ठीक है। और ये कैनिस कैनाइन, अच्छा कैनाइंस है यहाँ पे, अच्छा वही तो बोले, कैनाइंस मतलब होता है, ये क्या होता है ना, जैसे कुत्ता वगैरह जो होता है, कुत्ता बिल्ली ये सब जो होता है, उसका जो दांत होता है उसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे होना ही नहीं है, और इसका मतलब हमको नहीं पता है, इसका मतलब हमको नहीं पता है, बाकी ये दो का मतलब पता था तो हम यहाँ पे टिक कर दिए। आगे देखें, जेंटल इन काइंड माइल्ड एंड काम, तो जेनरस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको अगर ध्यान से देखो, अच्छा ये चीज़ ज़रूर पढ़ना एग्ज़ाम में, बहुत हम ऐसा बहुत मिस्टेक कर चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, इस कारण से अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अपोजिट यहाँ पे बोला है, तो अपोजिट अगर बोला है तो जेनरस तो होगा नहीं। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, कंजूस भी होगा नहीं। रफ़, अरे यार दो ऑप्शन सेम है यार, रफ़ और एविल तो सेम ही बात बोलता है, तो समवन हु इज़, क्या दें यहाँ पर, रफ़ मतलब भी होता है कि मतलब जो तुमको पसंद नहीं है, मतलब कि हमेशा गलत काम कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, उसको बोलते हैं रफ़। और एविल मतलब होता है दुष्ट, दुराचारी। क्या दें यहाँ पे, रफ़ दे दें क्या यहाँ पे, क्योंकि एविल जो है ना, मतलब एक स्टेप ऊपर है, रफ़ से समझो एक स्टेप नहीं, बहुत ऊपर है ये, बहुत ज़्यादा कुख्यात जब होता है तब उसको एविल बोलते हैं, तो यहाँ पे रफ़ मार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सा बात यहाँ पे बोला हुआ है, रफ़ ही मारते हैं। बैरन इज़ मैनिफिशेंट स्टेट इन जर्मनी एंड म्यूनिक इज़ इट्स कैपिटल, अच्छा ए तो होगा स्टार्टिंग में, फिक्स है, ए यहाँ पे बोल ही दिया, ए फिक्स है, तो बी सी डी क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पे म्यूनिक का चर्चा किया, इसका मतलब अगला जो स्टेटमेंट आएगा वो म्यूनिक से रिलेटेड आएगा, तो म्यूनिक से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है डी वाला, तो ए के बाद डी होना चाहिए, ए के बाद डी होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा। आगे, प्राइवेट वेनिवेलेंट एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक, प्राइवेट वेनिवेलेंट ये नहीं होगा यहाँ पे, प्राइवेट वेनिवेलेंट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। प्राइवेट वेलिवेलेंस, तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है, अरे यार यही तो ऑप्शन दिख तो रहा है, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमको, प्राइवेटली वेलिवेलेंस ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होना चाहिए। आगे देखो, हु इज़ योर सिस्टर अमॉन्ग दिस थ्री पीपल इन द पिक्चर, ये तो सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हु इज़ योर सिस्टर अमॉन्ग दीज, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हु इज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है कि तुमको चुनने के लिए बोल रहा है कि इन पिक्चर्स में से तुम्हारी सिस्टर कौन है, तो जब चॉइस करना हो तो यहाँ पे हु नहीं यूज होते हैं, वहाँ पे व्हिच यूज होता है, ठीक है। एकदम सही टाइम पे याद आया, हम अभी इसको नो इम्प्रूवमेंट मारने वाले थे। समवन स्टोल अवर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि अवर लगेज वाज स्टॉलन, ठीक है, अवर लगेज वाज स्टॉलन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू है, तो वर्ब टू का जब भी बनता है तो वाज स्टॉलन होना चाहिए, तो वाज स्टॉलन इसमें नहीं है, तो बस ऑप्शन सी हमको ठीक लग रहा है। आगे, यूथ मस्ट ऑल्सो हैव बीन गिवन चांस टू प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड दे वांट टू लिव इन, मतलब वो जिसमें वो रहना चाहते हैं ना। आगे, बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्रामेट्री, अच्छा तो ये ए नंबर तो पहले होगा नहीं, ठीक है, ए का स्टार्टिंग में होने का कोई बात नहीं बनता है, यानी कि सी और डी में देखो, द प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग फोटोग्राफिक डाटा इंटू मैप्स एंड गवर्न्स मॉडर्न कार्टोग्राफी लार्जली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द प्रोड्यूस, ये होगा पहले, मॉडर्न कार्टोग्राफी होगा, डी नंबर होगा, ठीक है, डी के बाद तुमको मतलब स्टार्टिंग जो होगा वो डी से होगा, डी के बाद देख लो यूज़ ऑफ, सी तो नहीं होगा, यूज़ ऑफ एरियल एंड, हाँ ये होगा, डी के बाद बी होगा, ये सही है। इन एडिशन सीजिंग द सिटी, कितना PQRS पूछा है यार, इन एडिशन, अच्छा जब भी इन एडिशन वाला चीज़ हो, जैसे इन एडिशन वाला चीज़ हो तो ये सब हमेशा लास्ट में आता है, तो हम ए को हमेशा लास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है, इन एडिशंस वाला पूछा है ना यहाँ पे, तो ये लास्ट में आएगा।
लेकिन यहाँ पे तो सब में पहले डाल दिया है। अच्छा ठीक है, ये इन एडिशन वाला पहले ही डाला है तो हम पहले ही डालते हैं। इन एडिशन सीजिंग द सिटी डेट बोर द नेम ऑफ सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन। हाँ, सोवियत लीडर जिसके बारे में बात किया तो वो कौन हो सकता है? जोसेफ स्टालिन। क्या कि यहाँ ये चीज़ तो स्टार्टिंग आएगा नहीं, ये स्टार्टिंग आएगा नहीं, क्योंकि सोवियत लीडर के बाद कोई तो नाम आना चाहिए था ना, वो उस लीडर का। उस लीडर का नाम इसमें दिख रहा है हमको नहीं, ए के बाद डी दिख रहा है, ए के बाद डी, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। जोसेफ स्टालिन वॉज सर्व ग्रेट प्रपोजल एंड प्रोपोगंडा विक्ट्री फॉर एडोल्फ हिटलर। अच्छा, अब देखो यहाँ एडोल्फ हिटलर आ गया। अब एडोल्फ हिटलर को डिस्क्राइब करोगे ना, एडोल्फ हिटलर को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जर्मन वॉर प्लानर्स, ठीक है ना, इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना होगा। बहुत अच्छा वाला ये क्वेश्चन आ गया ये। तब तुम्हारा ए के बाद डी तो सही है, इसके बाद बी लेना पड़ेगा हमको, बी वाला ऑप्शन दे देते हैं इसमें। दीज बर्ड्स वाज द एनॉर्मस साइज, मतलब कि बहुत बड़े साइज में है, एंड रिमाइंड जेब टू रॉक्स ही हैड, ठीक है, रेड अबाउट इन द अरेबियन नाइट्स। दीज बर्ड्स वाज, अरे यार स्टार्टिंग में ही तो गलत दिख रहा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। दीज बर्ड्स वेयर होना चाहिए था यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे टिक करना होगा। ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्रेट बैटल बिटवीन वेयरिंग ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली, देख रहा है PQRS कितना पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ बोल दिया कि भैया ए सब में तुमको यूज करना है, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा वो बताओ। ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली, ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या देते हैं हम, यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली ऑन द ब्रिंक ऑन द ब्रांच। अर्जुना इज सडनली ओवर हेड द मिसगिविंग अबाउट दिस जस्ट किलिंग सो मैनी पीपल, हिज चैरियटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ पे कृष्ण के बारे में बात किया है, तो अगर कृष्ण बारे में बात किया तो कृष्ण का यहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा कि कृष्ण कौन है, तो कृष्ण जो है हिज चैरियटर, मतलब उसका सारथी है। तो इसका मतलब बी के बाद डी आएगा, ये भी फिक्स हो गया। तो यही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बी के बाद डी। तो ACBD ये वाला ऑप्शन टिक करो। कुछ तो हिंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यू शुड नॉट हैव नीड फीलिंग टू इफ़ यू हैव ब्रश्ड योर टीथ मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है, हैव ब्रश्ड। अच्छा एक मिनट, यू वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव दिया है, तो वुड हैव के साथ इफ़ वाले कंडीशन में हम लोग यहाँ पे हैड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हैड यूज करना था तो हैड यहाँ पे होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारा गड़बड़ दिख रहा है। आगे, अ टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम वापस आ गए, है ना, मतलब जहाँ से हमारा जो लाइफ है वो बदल गया। एनीथिंग डेट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, हाँ, टर्निंग पॉइंट उसी को बोलते हैं। ए म्यूजियम इन फुल ऑफ रेयर एंड प्रेशियस ट्रेजर्स। रेयर मतलब क्या होता है? बहुत ही, जिसको जो बहुत कम है इस दुनिया में, यानी जो बहुत स्कार्स है। अ पर्सनस एवोल्यूशनरी जर्नी थ्रू लाइफ इज ऑलवेज डायलेक्टेबल, मतलब डायनेमिक है बहुत ज़्यादा। सेम वर्ड पूछा है ना, नियरेस्ट टू द मीनिंग, हाँ डायनेमिक ही होगा यहाँ पे। आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? साफ साफ बताना, ठीक है, एकदम कुछ चीज़ को तुम साफ साफ बता रहे हो उसको, ठीक है। तो वॉल्यूबल मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बोलना। ग्लिब का मतलब भी होता है, अरे यार सब तो यहाँ पे एक ही है, सब मीनिंग है। ग्लिब मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, लोकेशियस मतलब भी ज़्यादा बोलना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। स्पटर मतलब भी बोलना ही होता है। यार इसमें तो चारों ऑप्शन सेम है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। सी सेड डैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने कहा कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये माई होमवर्क सब में माई होमवर्क है, बिल्कुल सही। और हैड है, तो अगर हैड है तो हमारा जो क्या बोलते हैं, नरेशन का जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें भी हैड होना चाहिए था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ठीक। वन हु कैन स्पीक्स टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज। पॉलीगैमी तो बहुत सारा जो शादी करता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब उसको बहुत सारा लैंग्वेज का अध्ययन होता है। कैन स्पीक टू लैंग्वेज जैसे ही बोला है, तो टू मतलब बायलिंगुअल। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता है, यानी रेटिसेंट है ना, जो बहुत ही कम बोलता है। हिपोक्रेट का मतलब होता है बहुत, मतलब जो दिखावा करता है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अभी अब बहुत पुराना हो चुका है, प्राचीन हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से अच्छा खत्म हो गया ना, ठीक है। तो रीजनिंग सारा कंप्लीट कर दिए हैं, और जीके में 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सब तो सही ही होगा। आज तो जीके बहुत ईजी था, मैथ में भी सारा सॉल्व है। अरे यार आज तो लगता है कि 180 प्लस हो जाएगा मार्क्स क्या। तो 3 मिनट बचा हुआ है, सबमिट कर दिया जाए ना। कुछ तो देखना नहीं है, तो सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक है। 3 मिनट पहले आज पेपर, तो इतना इजी अगर पेपर एग्ज़ाम में आ जाता है फिर तो समझ लो कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इतना इजी तो एग्ज़ाम पेपर रहेगा भी नहीं, ठीक है ना, इतना इजी पेपर रहेगा नहीं।
तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि इतना ईजी आसान आने वाला है। तो अगर मान लो कि इस पेपर में मिनिमम 160 प्लस स्कोर हो ही जाएगा, चाहे तुम अच्छे से अगर पढ़े हो ना, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी की हो फिर भी तुम्हारा 160 प्लस हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 तो जीके में आना ही है, और मैथ में तो 50 आउट ऑफ 50 आना ही है। इंग्लिश में 45-46 आ ही जाएगा, और जीके में मेरे ख्याल से 35 प्लस तो आराम से ला सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि इसमें 45 आ रहा है, इसमें 35 आ रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 80 मार्क्स तो यहाँ से आ जाता है, ठीक, और 100 मार्क्स तो इधर से ही आ जाता है। तो 180 मार्क्स तो हमको लगता है आराम से आ जाता है आज का टेस्ट में। तो 160 प्लस एक डिसेंट स्कोर रहेगा आज का, ठीक। रीजनिंग सेक्शन में तो सारा सही है, एक भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, कोई भी छोड़े भी नहीं थे हम, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ देखना नहीं होगा। जीके पे आते हैं। जीके पे तो सारा एक बार देखो, पहला क्वेश्चन तो ये था ना पोंगल, तो ये तो बता ही दिए थे, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है पोंगल, हम लोग जो मकर संक्रांति मनाते हैं ना, जनवरी फरवरी के आसपास, जनवरी में मनाते हैं शायद, ठीक है, मकर संक्रांति जो मनाते हैं उसी फेस्टिवल को यहाँ पे पोंगल कहा जाता है, ठीक है। केरला में किस नाम से मनाता है याद रखना, ये भी बहुत पूछता है, मकर विलक्कू, ठीक है। और महाराष्ट्र का छोड़ो, तमिलनाडु का तो बता ही दिए, और आंध्र प्रदेश में इसको पेड्डा पंडुगा पेड्डा पंडुगा करके इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी याद रखना, गुजरात में और पंजाब में और असम में, ठीक है, ये 3 जगह बताओ क्या क्या नाम से जाना आता है, ठीक है। तो गुजरात में याद रखना उत्तरायण, मतलब जब यहाँ पे क्या बोलते हैं वो पतंग उड़ाया जाता है, ठीक है। पंजाब में तो लोहड़ी के नाम से जाना आता है, ठीक है। और असम में जो है माघ बिहू, ठीक। तो ये इसका डिटेल्स था, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये तो बता ही दिए हैप्पीनेस इंडेक्स सब के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस और भी याद रखो, हंगर इंडेक्स बताओ, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज में कौन सा रैंक है इंडिया का बताओ, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बताओ, और क्या बताओ, फायर पावर बताओ, मतलब किस देश के पास मतलब हथियार चलाने का मतलब ज़्यादा पावर है, ठीक है। और एक बता दो प्रेस फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, प्रेस को क्या स्वतंत्रता मिला होगा, ठीक है। तो ये सब बताओ। तो हंगर इंडेक्स में याद होना चाहिए 105 रैंक पे हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंज में 10th रैंक पे हैं, 10वें रैंक पर हैं, और करप्शन परफेक्शन में 96th, फायर पावर में 4th हैं हम लोग, और प्रेस फ्रीडम में 151 है। अच्छा, एक और अभी रिलीज हुआ था पासपोर्ट में कौन सा रैंक पे है बताओ, पासपोर्ट में 80 रैंक पर है, 80 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स था, हैप्पीनेस इंडेक्स तो पता ही है 118वें रैंक पर है हम लोग खुशहाली में, ठीक है। क्लासिकल डांस फॉर्म बता दिए, 7 क्लासिकल डांस फॉर्म होता है। एक होता है भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। और यहाँ सत्रिया तो असम का हो ही गया ना। तो भरतनाट्यम हो गया, पहले साउथ इंडिया का पूरा देख लो, जैसे तो भरतनाट्यम हो गया, इसके बाद कथकली तुम्हारा केरला का हो गया, कुचिपुड़ी ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। अच्छा, इसके अलावा कथकली से कथक याद करना है, एक और है कथक तुम्हारा यूपी का है, ओडिशा का ओडिसी, ठीक। और असम का तो हो ही गया हम सत्रिया, और क्या छूटा, एक मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। तो ये 7 क्लासिकल डांसेस हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल्स तो यहाँ बता ही दिए थे, वीडियो में ही बता चुके हैं सारा, वाइट एलिफेंट वाला भी बता दिए हैं, और क्या क्वेश्चन है, ये सब तो हो ही गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ करंट का कुछ अपॉइंटमेंट बता दो। सीसी तो पता चल गया, गणेश कुमार है, इसके अलावा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मतलब सतर्कता आयुक्त अभी हम लोग का पीके श्रीवास्तव, ठीक। और बता दो, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये कौन है बताओ, के संजय मूर्ति, अच्छा, कंट्रोलर ऑडिटर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे सीजीए बताओ, ठीक है, एसएस दुबे है, और ऑडिटर क्या बोलते हैं हम, अटॉर्नी जनरल बताओ, आर वेंकट रमनी, और क्या बता सकते हो, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, बी आर गवई। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, बी आर गवई कितने नंबर का है, बी आर गवई 52 नंबर पे है, ठीक है, 52nd नंबर पर है। अच्छा, एक और याद कर लो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में, आरबीआई का गवर्नर, अभी आरबीआई गवर्नर भी एक नया बनाया गया है, संजय मल्होत्रा, ये 26th नंबर का है, ठीक है।
ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे ज्ञानेश कुमार था इसका आंसर। अच्छा, ये सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन था, ये तो हम लोग टिक नहीं किए, तो क्या हो सकता है। अच्छा, मुंबई सबसे पोल्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है क्वेश्चन क्या, एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल सबसे ज़्यादा जो है नदियों वाले क्षेत्र में, हम लोगों के ऊपर वाले मतलब कि नॉर्थ इंडिया के पार्ट में यहाँ पे ये पाया जाता है इसमें एलुवियल ऑयल, ठीक। मिडनाइट चिल्ड्रन बता चुके हैं, सलमान रुश्दी का पुस्तक है। नीति आयोग के बारे में बता चुके हैं, ये क्या करता था, ये नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को बनाता था, ठीक है। और इसमें क्या है, जीएसटी का तो वही है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सूडोफोबिया के बारे में बता चुके हैं, मूवमेंट भी और मतलब कि खाना दोनों के लिए था, ठीक है। रसीदी टिकट, ये क्या है, इसका किसका आत्मग्राफ है, ये तुम्हारा किसका है भैया, ये है अमृता प्रीतम का, ठीक। हु ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लॉरेंज कर्व, ये तो बता दिए, इसमें दो कर्व बताए थे, एक लॉरेंज के बारे में बताए थे और एक बताए थे फिलिप्स वाला बेरोजगारी वाला है, ठीक है। फिलिप्स कर्व जो था वो बेरोजगारी संबंधित था और ये आय का समानता से, ठीक है। गंधार कला का क्या आंसर हुआ भाई, कुसान है क्या, कुसान मन किया था टिक करने का। जनवरी 2025 में ब्राज़ील द्वारा घोषणा के अनुसार आधिकारिक तौर पर, अच्छा ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स में बता दिए, इसमें 10 कंट्रीज़ है ब्रिक्स में, ठीक है ना। तो 10 कंट्रीज़ के बारे में पता है। ब्रिक्स में पहली बात तो जो BRICS ये जो लिखा होता है, सबसे पहले ब्रिक्स बताओ स्थापना कब हुआ था, 2009 में स्थापना हुआ था, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा जो अभी जो आया है इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE, बस ये 5 कंट्री नया आया है। तो 5 5 10 कंट्री, और इसमें सबसे लेटेस्ट कौन है, तो इंडोनेशिया। मीमांसा दर्शन तो जैमिनी बता दिए इसमें, ठीक है। और तो और कुछ खास इसमें, हाँ अर्जुन पुरस्कार, तो इसमें कुछ नहीं समझना है हम लोग को, इसमें कुछ नहीं समझना है, इसमें भी कुछ समझने लायक नहीं है, इसमें भी कुछ समझना नहीं है हम लोग को, ठीक है। ओके, मैथ्स भी हम लोग का सारा सही है, मैथ्स में कोई गलत नहीं, ठीक। इंग्लिश भी तो आज सारा सही होगा, इंग्लिश भी तो बहुत ईजी। अच्छा, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं बनाए थे, इसमें क्या था, एशिया हैज़ बिन, इसमें क्या होगा भाई, एविडेंट हुआ। और इसमें आर्टिकुलेट, इसमें ना चारों ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सही हुआ स्पटर, ठीक है।